कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं हूँ ताना मुंजाल और बेटा आज हम करने वाले बहुत ही सिंपल सा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। और भाई इस चैप्टर का जो नेम है वो है आपका मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो फटाफट से देखते हैं भाई इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले। तो भाई बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, देखते हैं भाई क्या क्या टॉपिक्स है। पहले हम पढ़ेंगे भाई मनी होती क्या है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होती है, फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ेंगे और सप्लाई ऑफ मनी पढ़ेंगे। यहां से सप्लाई ऑफ मनी का क्वेश्चन आ जाता है कि भाई सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है और मेजरमेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी क्या आता है, हु सप्लाइज मनी, इस पे ये क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? तो चले शुरू करें, चैप्टर की शुरुआत करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई मनी क्या होता है। तो बेटा आप मुझे बताओ भाई मनी क्या होता है। मैम मनी मतलब पैसा, पैसा मतलब धन। क्या आप सोच सकते हो कि आज की दुनिया में रहने के लिए मनी के बिना कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता बेटा। जिंदगी जीनी है तो पैसा चाहिए चाहिए। कुछ भी चीज को खरीदना है तो यू नीड मनी। तो मनी का काम क्या है, जिसको यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है बेटा कि कोई भी चीज को आप तभी खरीद सकते हो अगर आप उसको किससे एक्सचेंज करो, मनी से एक्सचेंज करो। मनी मतलब पैसा। इस दुनिया में रहना है तो पैसा चाहिए, है ना भाई? चाहिए ना। चलो जी आगे हम बढ़ते हैं भाई। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है जब गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है विद गुड्स। यानी अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, ये है एक बच्चा, मान लो इसका नाम राम है और इसका नाम मान लो श्याम है। इसका मान लो श्याम है। राम के पास एक सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स थी, सुंदर सी ज्योमेट्री बॉक्स थी। श्याम के पास सुंदर सी एक वाटर बॉटल थी। क्या थी भाई? सुंदर सी एक वाटर बॉटल थी। तो राम ने बोला श्याम को, श्याम मुझे अपनी वाटर बॉटल दे दे, इसके बदले में तू मेरी ज्योमेट्री बॉक्स रख ले। श्याम कहता बड़ी सुंदर ज्योमेट्री बॉक्स है, पता नहीं कहां से लेके आया है। तो श्याम ने क्या कर दिया, अपनी वाटर बॉटल दे दी और राम ने क्या कर दिया, उसको अपनी ज्योमेट्री बॉक्स दे दी। तो यहां देख रहे हो क्या हुआ, व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। एक कॉमोडिटी को खरीदने के लिए आपने अपनी एक कॉमोडिटी दे दी, तो इसको आप क्या कहते हो, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। अब आगे देखो बेटा, आगे देखो, सीसी इकोनॉमी, इसको हम सीसी इकोनॉमी भी बोलते हैं। सीसी इकोनॉमी का मतलब है कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी इसका मतलब ये है व्हेन एक कॉमोडिटी को खरीदने के लिए आपने दूसरी कॉमोडिटी दे दी, तो इसको हम क्या कह देते हैं, सीसी इकोनॉमी भी बोल देते हैं। तो एक नंबर का यहां से क्वेश्चन बन जाता है सीसी इकोनॉमी पे। आगे आगे हम कुछ पढ़ेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या क्या नुकसान है बार्टर सिस्टम के। तो एक अगर आपको याद हो बेटा, पहले मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले क्या होता था मैम? सबसे पहले बार्टर सिस्टम होता था हमारे देश में। बार्टर सिस्टम क्या होता था, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। उसके बाद कॉइन का सिस्टम निकला था, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स वाला सिस्टम आया, गोल्ड और सिल्वर। उसके बाद मेटल कॉइन, जो हम देखते हैं ना 1 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, मेटल कॉइन्स, अलॉय मेटल कॉइन्स हो गए, ठीक है, अलॉय मेटल कॉइन्स। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, पेपर करेंसी आई थी। पेपर करेंसी, जो भी हम नोट देखते हैं वो क्या है, पेपर करेंसी। उसके बाद क्या है मैम, प्लास्टिक करेंसी आई। प्लास्टिक करेंसी मतलब जो भी कार्ड्स देखते हो आप, एटीएम के कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें प्लास्टिक कार्ड्स। और आज क्या है बेटा, प्लास्टिक करेंसी। और आज क्या है, फटाफट से बताओ, आज है बेटा आपका डिजिटल करेंसी वाला सिस्टम। डिजिटल करेंसी वाला मतलब क्या है, आज हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का यूज करके मनी को एक जगह से दूसरी जगह कितनी इजीली ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये सिस्टम है। अगर हम बात करें ना कहां से शुरू होकर आज कहां पे हम पहुंचे। क्लियर है? अब फटाफट से देखते हैं भाई ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। क्या क्या नुकसान है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है, व्हेन गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स। पहला बेटा है आपका डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है, डबल का मतलब क्या होता है, दो। डबल का मतलब क्या है यहाँ पे, दो। को इंसिडेंस का मतलब एक इंसिडेंट होना। वांट्स का मतलब जरूरत। वांट्स का मतलब क्या है, जरूरत। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लो ये एक बच्चा है, ये राम है, मान लो ये राम है, राम के पास गाय है, राम के पास गाय है। राम को मान लो घोड़ा खरीदने का मन है। राम कहता है कि मैं अपनी गाय देने के लिए तैयार हूं, बट मुझे क्या चाहिए, घोड़ा। तो राम ने देखा बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घोड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास घोड़े हैं, लेकिन राम को मुश्किल हो रही है किस चीज की, वो पर्सन ढूंढना जो अपना घोड़ा देने के लिए मेरी गाय खरीदने के लिए तैयार है। मान लो ये सारे लोग घोड़ा देने के लिए तो तैयार है, बट उनको गाय नहीं चाहिए, उनको मान लो भैंस चाहिए, बफेलो चाहिए। तो ये मान
लो ये रेडी नहीं है खरीदने के लिए, तो यही है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है एक टाइम पे दोनों पर्सन की जरूरतें एक जैसी हो जाना, उसको आप कहते हो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी राम इज रेडी टू एक्सचेंज हिज काउ, बट इसके लिए उसको क्या चाहिए, हॉर्स चाहिए। तो अब उसको वो पर्सन ढूंढना इतना मुश्किल है कि जो अपनी गाय देने के लिए, सॉरी अपनी हॉर्स देने के लिए, अपना घोड़ा देने के लिए वो उसकी गाय खरीदने के लिए तैयार है, उसको आप क्या कहते हो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्लियर हुआ, सिंपल है। चलो जी, ये बहुत मुश्किल होती है कई बार, एक पर्सन की जरूरतें दो पर्सन की डबल मतलब दो पर्सन की जरूरतें एक जैसी नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाता है एक पर्सन को फाइंड आउट करना जो अपना घोड़ा देने के लिए उसकी गाय खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू। देखो भाई, लैक ऑफ कॉमन यूनिट्स ऑफ वैल्यू, आज के टाइम में अगर हम बात करें, मनी ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मनी क्या है, अगर मैं बात करूं एक गाड़ी है, मान लो एक गाड़ी है, अगर मैं बोलूं भाई गाड़ी की क्या वैल्यू है, तो उसने बोला भाई 10 लाख रुपए इस गाड़ी की वैल्यू। मनी की टर्म्स में किसी भी चीज की वैल्यू निकालना इज इजी, लेकिन आप खुद सोचो उस टाइम पे गाड़ी की वैल्यू को किस टर्म में मेजर किया जाता था, घोड़े में, गाय में, बुफेलो में, जानवरों में उसकी तुलना करी जाती थी। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता चलती थी भाई इस गाड़ी की क्या वैल्यू है, क्योंकि इसको किसकी तुलना करी जाती थी, इसको किससे कंपेयर किया जाता, गाय भैंस घोड़ों से कंपेयर किया जाता था। तो वही है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट है बेटा आपका डिफिकल्ट ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। देखो भाई आज मनी आ गई, आज पैसा आ गया, पैसे की टर्म में कोई भी फ्यूचर पेमेंट करना आसान है। अगर मान लो एग्जांपल है, आपके घर में एक मेड आई, आपके घर में कोई मेड आती है तो आप उसको पे कर दे तो पैसे के टर्म में 1000 2000 3000 उसके काम के अकॉर्डिंग। लेकिन उस टाइम पे कहता तो मनी तो थी नहीं, तो गुड्स की फॉर्म में पे करना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसके काम के बदले में मैं कितने किलो अनाज दूं, कितने किलो चावल दूं, समझ ही नहीं आता था कितने किलो दूं कि उसके बदले में जो उसने मुझे सर्विसेज दी है ना वो सर्विसेज पूरी हो जाए। मतलब मैं उसको कितना दूं कि उस सर्विसेज का उसको रिवॉर्ड मिल जाए, समझ ही नहीं आता था। लेकिन आज क्या है, पता है भाई उसने ये काम किया, उसके लिए 1000 रुपए दे दिए, 2000 दे दिए, 3000 दे दिए, उसके काम की बड़ी। लेकिन गुड्स की टर्म में देना ना, फ्यूचर पेमेंट्स करना, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स करना, डेफर्ड पेमेंट्स, एक ही बात है सारी, ये पेमेंट्स करना बहुत मुश्किल है। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे हायर किया है, वो आपको काम दे रहा है, आपको सर्विसेज दे रहा है, लेकिन उसके बदले में जो उसको रिवॉर्ड है वो देना इन टर्म्स ऑफ गुड्स क्या होता था बेटा, मुश्किल हो जाता था। क्लियर है। चलो जी, लास्ट है बेटा आपका डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। देखो भाई गुड्स की टर्म में स्टोर करना बहुत मुश्किल है, हमें इतना स्पेस चाहिए होगा गुड्स को। अगर मान लो गाय खरीदी तो गाय को उसको स्टोर करना, उसकी टेक केयर करना, एक तो स्टोरेज कॉस्ट भी ज्यादा है, स्पेस भी ज्यादा लेगी, तो स्टोर करना क्या है, मुश्किल है। प्लस उसको ट्रांसफर करना भी बहुत मुश्किल है। अगर मान लो आपने अपनी गाय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, तो आपने पहले ट्रक हायर किया, ट्रक पे उसको लोड किया, वहां से उसको ट्रांसफर हुआ, वहां से उसको उतारा, कितना मुश्किल है ना। ट्रांसफर करना भी मुश्किल है, लेकिन मनी ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। मनी क्या है, एक छोटे से गुल्लक में आप लाखों रुपए रख सकते हो, है ना। मनी को क्या है, स्टोर करना भी ईजी और मनी को ट्रांसफर करना भी ईजी है। आज घर बैठे बैठे विदेश में भी आप मनी को क्या करते हो, गूगल पे करते हो, ये सब करते हो, फोन पे ही आप क्या कर सकते हो, मनी को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफर कर सकते हो। इजी टू ट्रांसफर है मनी करना, बट इन टर्म्स ऑफ गुड्स को ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल है। क्लियर बेटा, इजी था। यही सब पॉइंट्स है कि ये ड्रॉबैक्स आपके बार्टर सिस्टम के क्या क्या नुकसान है। बार्टर सिस्टम मतलब कहते हैं व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, एक गुड्स को खरीदने के लिए आप दूसरे गुड्स को देते हो, उसको आप कहते हो बार्टर सिस्टम, जिसमें पहला पॉइंट क्या था आपका, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। याद रखना, दो बंदों की जरूरतें कई बार एक जैसी नहीं होती। आप अपनी एक चीज खरीदने के लिए, आप अपनी रेडी वो चीज देने के लिए, बट वो पर्सन आपकी चीज खरीदने के लिए तैयार है, वो चीज मुश्किल हो जाती है, वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इसको आप क्या कहते हो, डबल कोइंसिडेंस वांट। इंपॉर्टेंट लगा लेना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखते बेटा, नेक्स्ट क्या आपका फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी बेसिकली आपकी हम देखेंगे दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फायट एंड फिड्यूशरी मनी और दूसरी होती है आपकी फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। इस पे क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फायट एंड फिड्यूशरी मनी या फिर फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी पे भी कई बार डिफरेंस आ जाता है, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेटा फायट मनी क्या होता है। फायट मनी इज द मनी विच इज इश्यूड, ये ऐसी मनी है जो आरबीआई इशू करता है, बट किसके ऑर्डर पे इशू किया जाता है, विद द बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे आरबीआई इशू करते हैं। मतलब समझो, देखो सीधी सी बात है,
हमारे देश में हमें पता है आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है। नोट छापने की मशीन किसके पास है? आरबीआई के पास है। यानी आरबीआई क्या करता है? मनी की सप्लाई करता है मार्केट में, हमें पता है। लेकिन आरबीआई के पास 1 रुपए, मतलब आरबीआई पास इतनी भी पावर नहीं है कि वो अपनी मर्जी से नोट की सप्लाई बढ़ा दे या कम कर दे। वो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? गवर्नमेंट देता है कि देश में मनी की सप्लाई बढ़ानी है कि देश में मनी की सप्लाई कम करनी है। वो सारी इंस्ट्रक्शंस, वो सारे ऑर्डर्स वो कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। कितने नोट छापने हैं, कितनी करेंसी को मार्केट में लेके आना है, कितना नहीं लेके आना, वो है आपका सिस्टम। तो बेसिकली क्या है, नो डाउट आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है, लेकिन जो आरबीआई क्या है? बेसिकली एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में लोग काम कर रहे हैं और वो लोगों को अपॉइंट किसने किया? गवर्नमेंट ने। वो सरकारी बंदे जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, है ना। तो उनको सारी सरकार यानी गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशंस को क्या करना पड़ता है बेटा? फॉलो करना पड़ता है, ये हमें पता है। अब जो वो नोट छापने की मशीन है वो आरबीआई के पास है। फाइट मनी का मतलब होता है ऐसी मनी जो इशू तो आरबीआई कर रही है, यानी छाप तो कौन रहा है? आरबीआई छाप रही है, बट किसके ऑर्डर पे छाप रही है? गवर्नमेंट के ऑर्डर पे छाप रही है। इसको आप क्या कहते हो? फाइट मनी। क्लियर है आपको? समझ आया? चलो जी, आगे हम देखते हैं बेटा फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी का मतलब क्या होता है बेटा? फिड्यूशरी मनी का मतलब ध्यान समझो, देखो, विच आर एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे। समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते, इसका मतलब आपको अपने आप आ जाएगा। मान लो, लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक पर्सन है और एक ये पर्सन है, ठीक है। एक ये पर्सन है और एक ये पर्सन है। इस इंसान, इसका नाम मान लो दे देती हूँ मैं ए, और इसका इस इंसान का नाम दे दिया मैंने बी। मान लो ए ने क्या किया? बी से सामान खरीदा, बाय किया सामान। मान लो ए ने बी से 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा। ए ने सामान खरीदा बी से कितने का? 1,00,000 रुपए। लेकिन ए के पास पैसे नहीं थे कि वो पैसे को क्या कर सके? चुका सके। ए के पास पैसे नहीं थे कि वो पैसे को चुका सके। तो ए ने क्या किया? ए ने चेक दे दिया बी को। ए ने चेक दे दिया बी को कि बोला, ए ने बी को बोला कि देख भाई, आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन है ना अगले महीने ना इस तारीख को, अगले महीने की इस तारीख को मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो क्या करियो, अभी तो देख चेक मत लेके जाइयो बैंक में, बाउंस हो जाएगा चेक, क्योंकि पैसे ही नहीं है मेरे खाते में। अगले महीने की इस तारीख को मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो तू क्या करियो? इस तारीख को चला जाइयो बैंक में और बैंक में चेक दे दियो और वहां से क्या कर लियो? पैसे निकाल लियो। तो ये वाली सिचुएशन क्या है? और वो बी ने क्या कर लिया? वो मान ली कि कोई नहीं, तेरे पास आज पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, अगले महीने तेरे पास पैसे आ जाएंगे, मुझे चेक दे दे, मैं अगले महीने बैंक चला जाऊंगा और वहां से पैसे निकाल लूंगा। बी ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर का मतलब है जिसको पे करना है ए, पेई मतलब जिसके पास पैसे आने हैं यानी बी। इन दोनों के बीच का ट्रस्टफुल रिलेशन है, इसी को आप कहते हो यानी फिड्यूशरी मनी, जिसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ द ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर कौन है? ए, पेई कौन है? बी। समझ आए इन दोनों का मतलब? यही है। आज वो पैसे नहीं दे रहा, पैसे उसने बोला मैं अगले महीने की उस तारीख को दूंगा, लेकिन उसने उसको चेक दे दिया कि देख भाई आज नहीं है, अगले महीने की इस तारीख को चेक बैंक के पास चला जाइए और बैंक से क्या कर लियो? पैसा निकलवा लियो। तो ये क्या है? ट्रस्टफुल रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो एग्जाम्पल क्या है इसका बेटा? चेक। क्लियर है? आगे चलते हैं। फुल बॉर्डेड मनी क्या होता है? फुल बॉर्डेड मनी का मतलब होता है व्हेन द कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। मैम कमोडिटी वैल्यू क्या होता है और मनी वैल्यू क्या होता है? बड़े ध्यान समझो। मान लो ये सिक्का है, मान लो ये सिक्का है 1 रुपए का, ठीक है। अब जो वो सिक्का है ना, ये सिक्का ऑब्वियसली मेटल का बना हुआ है। मान लो मेटल की जो कॉस्ट है ना, इसको बनाने का, सिक्का बनाने का खर्चा भी 1 रुपए है। यानी कमोडिटी वैल्यू का मतलब होता है जो चीज से, जिस मेटल से वो बना है उसकी वैल्यू क्या है? मान लो 1 रुपए उसकी वैल्यू, मतलब उसका बनाने का खर्चा कितना है? 1 रुपए। अब सिक्के पे लिखा क्या हुआ है? 1 रुपए। यानी आप 1 रुपए का ही क्या कर सकते हो? सामान खरीद सकते हो। 1 रुपए का ही मान लो आप क्या कर सकते हो? सामान खरीद सकते हो। यानी यहाँ पे क्या है? मनी वैल्यू का मतलब है उस पे आप, इस सिक्के से आप कितने रुपए का सामान खरीद सकते हो। मनी वैल्यू क्या है? वो भी क्या है? 1 रुपए। यानी ये सिचुएशन क्या होती है? फुल बॉर्डेड मनी का मतलब होता है व्हेन द कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू योर मनी वैल्यू। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं बेटा, आगे मतलब समझो बेटा बड़े ध्यान से।
नेक्स्ट है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब होता है जब मनी की वैल्यू ज्यादा हो एज कंपेयर टू द कमोडिटी वैल्यू। अगर बेटा मैं एग्जांपल लूं, मान लो यहाँ पे एक सिक्का है, मैं 5 रुपए का सिक्का लगा देती हूँ, मैं मान लो 5 रुपए का सिक्का लगा देती हूँ। जो ये मेटल है इसको बनाने का, जो सिक्के को बनाने का खर्चा था, कमोडिटी वैल्यू थी 1 रुपए, बनाने का खर्चा कितना था 1 रुपए, लेकिन आज सामान कितने का खरीद सकते हो इस पे, क्योंकि 5 रुपए का सिक्का, तो सामान खरीद सकती हूँ मैं 5 रुपए का, यानी मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ये क्या होता है आपका क्रेडिट मनी। क्लियर हो गया। तो बेसिकली मनी वैल्यू का मतलब कितने का सामान खरीद सकते हो, कमोडिटी वैल्यू का मतलब वो सिक्के को बनाने का खर्चा कितने, कमोडिटी की वैल्यू क्या है। क्लियर है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ मनी। मनी आपको पता चल गई, मनी क्या है, इट्स मनी बेसिकली क्या है, इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इसके क्या क्या फंक्शन है तो आपको पहला पता है, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी सामान खरीदना है तो यू हैव टू एक्सचेंज विद मनी। नेक्स्ट क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स या फ्यूचर पेमेंट। मनी की टर्म में फ्यूचर पेमेंट्स करना आज के टाइम में बहुत ज्यादा क्या है, आसान है। कोई भी आपके घर पे काम आ रहा है या कोई भी आपके लिए काम करना है तो मनी की टर्म में आप उसको पेमेंट करना क्या है आजकल ईजी है। एक पॉइंट और ये भी लिख सकते हो, इसकी कॉमन यूनिट वैल्यू है। कॉमन यूनिट वैल्यू क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात करूं ना, ये गाड़ी की वैल्यू बताओ, तो आज बोल सकते हो मनी की टर्म में कि भाई गाड़ी की वैल्यू 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। मनी की टर्म में इस प्रॉपर्टी, इस एसेट्स की वैल्यू, इस गाड़ी की वैल्यू निकालना क्या है, आसान है, बट इन टर्म्स ऑफ गुड क्या था, मुश्किल था। क्लियर है। स्टोर ऑफ वैल्यू इजी है मनी को स्टोर करना, एक तो स्टोरेज स्पेस भी कम लेती है और स्टोरेज का खर्चा भी क्या है बेटा, कम है। आप मनी को कहीं पे भी स्टोर कर सकते हो, बैंक में स्टोर कर सकते हो, घर पे स्टोर कर सकते हो, कहीं पे भी आप कर सकते हो स्टोर। छोटी जगह लेती है ना, छोटी सी गुल्लक में आप लाखों रुपए ठूस सकते हो, यानी डाल सकते हो। आगे देखो, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी को आज के टाइम में बहुत इजी है ट्रांसफर करना, ये आप जानते हो। आज घर बैठे बैठे पता नहीं लाखों रुपए एक इंसान अपने अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, लेकिन गुड्स को ट्रांसफर करना क्या है बेटा, मुश्किल है। आगे दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सप्लाई ऑफ मनी या फिर मनी सप्लाई जिसको बोल देते हैं। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब ये होता है बेटा, एक इंसान के हाथ में यानी लोगों के हाथ में कितना पैसा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी आम जनता के पास, यानी देश में लोगों के हाथ में कितना पैसा है, उसको आप कहते हो मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी। अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री, यानी देश में लोगों के पास कितना पैसा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे लोगों के हाथ में कितना पैसा है, उसको आप क्या कहते हो, मनी सप्लाई या फिर सप्लाई ऑफ मनी। एक क्वेश्चन यहां से क्या बन जाता है एमसीक्यू में, आप मुझे बताओ सप्लाई ऑफ मनी स्टॉक है कि फ्लो है, तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक है। क्यों स्टॉक है, क्योंकि हम किस में मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम में इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। याद रख लेना, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लोगों के हाथ में कितना पैसा है, हेल्ड बाय द पीपल, मनी हेल्ड बाय द पीपल, यानी लोगों के हाथ में कितना पैसा है, देश में लोगों के हाथ में कितना पैसा है, वो क्या आपका सप्लाई ऑफ मनी। ये पता होना चाहिए क्या है बेटा, आपका स्टॉक है। आगे कुछ मेजरमेंट्स है मनी सप्लाई के, आपको पता होना चाहिए। 4 मेजरमेंट्स है, M1, M2, M3, M4, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है जो हमें पढ़ना है। तो जो क्या है आपका M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। जो C है, C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी आम जनता के पास कितना पैसा है, उनके हाथ में कितना पैसा है, उसको हम कहते हैं C। DD का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब सबसे पहले समझते हैं बेटा, डिमांड डिपॉजिट का मतलब ऐसा पैसा, पहले तो इसका मतलब समझो, आम जनता का पैसा बैंक के पास है, यही मतलब समझ आ रहा है। डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है, आम जनता का पैसा, पीपल का पैसा किसके पास है, कमर्शियल बैंक के पास है, यानी हमारे देश के जो बैंक्स हैं उनके पास है, राइट। अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है, मान लो ये बैंक है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि जिस पर्सन ने बैंक में पैसा जमा कराया वो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में कराया है, यानी वो अपना पैसा कभी भी डिमांड कर सकता है कि भाई मेरा पैसा है, मुझे चाहिए। ऐसा नहीं है, अब फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ही आप अपना पैसा निकाल सकते हो, लेकिन डिमांड डिपॉजिट नाम से बदल रहा है, द मनी विच कैन बी डिमांडेड एनी टाइम। जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, दैट यू कैन डिमांड एनी टाइम, उसको आप क्या कहते हो, डिमांड डिपॉजिट, यही है। तो डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक का मतलब है आम जनता का पैसा कमर्शियल बैंक के पास है, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, यानी वो अपना पैसा कभी भी डिमांड कर सकते हैं। आगे क्या है, अदर डिपॉजिट्स। अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नबार्ड विद आरबीआई। नबार्ड का पैसा आरबीआई के पास है। आगे
किस फॉर्म में है? डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या है कि नाबार्ड अपना पैसा आरबीआई से कभी भी बोल सकता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, दे दो। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक या फिर फॉरेन गवर्नमेंट विद आरबीआई। फॉरेन सेंट्रल बैंक या फॉरेन गवर्नमेंट का जो पैसा है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है, लेकिन किस फॉर्म में? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, यानी ये अपना पैसा कभी भी आरबीआई को बोल सकते हैं कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और विड्रॉ कर सकते हैं अपना पैसा। आगे क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ आईएमएफ वर्ल्ड बैंक विद आरबीआई। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक का पैसा किसके पास है? आरबीआई के पास है, लेकिन किस फॉर्म में? डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में, यानी वो अपना पैसा कभी भी क्या कर सकते हैं बेटा? डिमांड कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई ओडी यानी अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास, ये इंक्लूड नहीं होता। दूसरा, हमारे देश में जितने भी बैंक्स है, कंट्रीज बैंकिंग सिस्टम, उसका पैसा आरबीआई के पास, यानी हमारे देश में जितने भी बैंक्स है उसका पैसा आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन सी आइटम इंक्लूड नहीं होती अदर डिपॉजिट्स में। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। अब हु सप्लाइज मनी, तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में मनी की सप्लाई कौन करता है। तो अगर आपको मैं बता दूं, नोट छापने की मशीन आरबीआई के पास है, लेकिन आरबीआई अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकता। ऐसा नहीं उसका मन करे थोड़ा और बढ़ा दिया, कम कर दिया, ऐसा नहीं। वो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आती है कितने नोट छापने हैं, कितना लोगों के पास पैसा होना चाहिए, कितनी मनी की सप्लाई करनी है मार्केट में, उसके बेसिस पे आरबीआई क्या करता है? नोट छापता है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देता है तो ही आरबीआई नोट छापता है। अब आरबीआई नोट छाप के किसको देता है? हमारे देश के बैंक्स को देता है, और बैंक्स क्या करते हैं? आम जनता को लोन की फॉर्म में पैसा देते हैं। तो यही है। तो हमारे देश में मनी की सप्लाई कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, आरबीआई करता है, और कमर्शियल बैंक करता है। आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री भी बोलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज आरबीआई है। क्लियर है? अब ये 3 है जो सप्लाई करते हैं मनी, गवर्नमेंट, आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स। अब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी करेंसी है आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है। 2000 का नोट, 5000 का नोट, 100 रुपए का, 50 रुपए का, जितने भी नोट्स है वो कौन छापता है? आरबीआई छापता है। लेकिन 1 रुपए का नोट और जितने भी कॉइन्स है वो आरबीआई नहीं छापता, वो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापता है। ये आपको याद होना चाहिए। आगे आरबीआई को मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है। मिनिमम रिजर्व बेसिकली उनको 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखना पड़ता है, 200 करोड़ का, और उसमें से 115 करोड़, उसमें से 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ता है, और बाकी का जो रिजर्व है वो फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखना पड़ता है। यानी आरबीआई को 200 करोड़ का जो है रिजर्व रखना पड़ता है गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में, और उसमें से 115 करोड़ का जो रिजर्व है वो गोल्ड की फॉर्म में, और बाकी जितना भी बचा 85 करोड़ का, लगभग मिनिमम 85 करोड़ का रिजर्व फॉरेन सिक्योरिटीज की फॉर्म में उनको रखना पड़ता है। यही वाली बात करिए कि 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ता है और 115 करोड़ का रिजर्व किस फॉर्म में रखना पड़ता है? गोल्ड की फॉर्म में रखना पड़ता है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। बस बेटा ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। थैंक यू।